Hello, welcome officers, welcome future bureaucrats. So today we will discussing the part second of my 2025 exam. So ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, जस्ट स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपने रिव्यूज कमेंट में मेंशन किया करो सो दैट मैं उस चीज पे इम्प्रूव कर सकूं। ओके, बिकॉज व्हाई आई चूज दिस इनिशिएटिव एट फर्स्ट चांस, बिकॉज मुझे पता है कि मेरे 3 साल खराब हो गए इस चीज में कि मुझे किसी ने नहीं बताया कि प्रीलिम कैसे निकलता है। तो प्रीलिम ऐसे ही निकलता है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। प्रीलिम में बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए चीजों की, उसके लिए पढ़ना तो पड़ेगा। बट स्टिल अगर हमें हैक्स पता है कि मुश्किल सिचुएशन में, प्रेशर की सिचुएशन में डिसीजन किस तरीके से लेने हैं और वो डिसीजन मोस्टली सही होने चाहिए, अगर ये चीज हम लोग सीखे तो डेफिनेटली प्रीलिम इजीली क्वालिफाई करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हमने आई थिंक 26 नंबर क्वेश्चन तक हमने इसको कंप्लीट किया था। तो इस वीडियो में हम 27 से स्टार्ट करके 50 नंबर क्वेश्चन तक चलेंगे। ओके ओके, सो स्टार्ट करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Anadir in Siberia and Nome in Alaska are a few kilometers from each other, but when people are waking up and getting set for breakfast in these cities, it would be different day. Just examiner क्या कर रहा है, क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। When it is Monday in Anadir, it is Tuesday in Nome. So the first thing that hit my mind at the time in the exam hall कि that एग्जामिनर यहाँ क्वेश्चन से कंसेप्ट पूछने की कोशिश कर रहा है। कंसेप्ट कहाँ का? इंटरनेशनल डेट लाइन का कंसेप्ट। सो प्योर कोर ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, एग्जामिनर नॉलेज चेक करने की कोशिश कर रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट आई डोंट थिंक सो कि किसी को कंफ्यूज होने की जरूरत है कि ये जो जगह है साइबेरिया में होगी या अलास्का में होगी, ऐसा वो चेंज एग्जामिनर नहीं करना। फर्स्ट स्टेटमेंट से जस्ट वो इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है कि Anadir in Siberia and Nome in Alaska are few kilometer from each other. ओके, सो इंटरनेशनल डेट लाइन बनाएंगे हम। सो इसमें अनादिर है तो इस साइड में नोमे है। ओके, नेक्स्ट क्या, व्हेन इट इज मंडे इन अनादिर, अगर यहाँ पे मंडे है तो इस तरफ वो बोल रहा है ट्यूसडे होगा। सिंपल क्वेश्चन है, हमें पता है कि जब भी हम वेस्ट से ईस्ट में जाएंगे तो एक 1 डे हम लूज करेंगे। ये प्योर कोर ज्योग्राफी का कंसेप्ट है, ठीक है। बट यहां इन्होंने क्या किया, इस कंसेप्ट में एक गेम, एक उसको इंक्रीज कर दिया लूज करने के बजाय। और वो एग्जाम में मेरे को समझ भी आ गया था कि एग्जामिनर अगर कहीं कुछ ट्विस्ट करने की कोशिश करेगा, कहीं कुछ चेंज करने की कोशिश करेगा तो इस स्टेटमेंट में होगा। सो नहीं, इस नौमे में संडे था। इस स्टेटमेंट के हिसाब से एक 1 डे जब हम वेस्ट से ईस्ट में जाएंगे तो लूज करेंगे, अब ईस्ट से वेस्ट में जा रहे हैं तो एक डे हम गेन करेंगे। ये इंटरनेशनल डेट लाइन का कंसेप्ट है। ओके, सो करेक्ट आंसर हियर इज ओनली वन। Who among the following was the founder of self-respect movement? इजी क्वेश्चन है। सो पेरियार ईवी रामास्वामी नाइकर यही है फाउंडर सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के, जिन्होंने साउथ इंडिया में द्रविड़ आइडेंटिटी को, द्रविड़ कम्युनिटी को एम्पावर करने के लिए अपनी वॉइस रेज की। उन्होंने चैलेंज किया ब्राह्मणिकल डोमिनेंस को। इन साउथ इंडिया, ठीक है। इवन पेरियार ईवी रामास्वामी नाइकर को फादर ऑफ द्रविडियन मूवमेंट भी बोला जाता है। तो सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल फैक्चुअल हिस्ट्री हिस्ट्री का क्वेश्चन था। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ कुछ कंट्रीज दी हैं, उसके आगे कुछ रिसोर्सेज रिच रीजन पूछे। ओके, फिर हाउ मेनी ऑफ द अबव रो इज द गिवन इंफॉर्मेशन करेक्टली वी हैव टू आइडेंटिफाई, करेक्टली मैच क्या कर रहा है। सो बोत्सवाना डायमंड, चिले लिथियम, इंडोनेशिया निकल। एज सच आंसर हेयर इज ऑल थ्री राइट नाउ। बट एग्जाम हॉल में ये चीज मैंने
कभी स्टडी नहीं की थी, मैं पढ़ के नहीं गया था, पर इन दोनों पे मैं श्योर था। सो मेरे माइंड में यही था कि एग्जामिनर ऐसा क्यों क्वेश्चन बनाएगा जिसमें ऑल थ्री होगा। सो फैक्चुअल क्वेश्चन, तो एक स्टेटमेंट तो ऊपर नीचे करने की कोशिश करेगा, इसीलिए मैंने ऑल थ्री पे ना गया के, एक्सट्रीम पे ना जाके उससे एक कम में रखा। डन। सो अगर निकल के बारे में मेरे को पता नहीं था, ऑल्दो यस इट इज द राइट स्टेटमेंट, जो इंडोनेशिया इंडिपेंडेंटली सिंगली सिंगल कंट्री 30% ग्लोबल सप्लाई चेन को निकल्स को कंट्रोल कर रहा है। और चिले की बात करें, ना ही लिथियम, ऑल्दो कॉपर की सप्लाई में भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है चिले का। लिथियम के साथ तो हम लिथियम ट्रायंगल की तो बात हम समझ ही जाते हैं, जिसमें बोल्विया भी कंट्री आ रही है, अर्जेंटीना और चिले तीनों कंट्रीज हैं। सो ये दोनों तो न्यूज में रह रहे थे, इसके बारे में न्यूज नॉलेज नहीं थी, तो दैट इज वाई मैं ओनली टू पे गया और नेगेटिव मार्किंग हुई। गलत हुआ क्वेश्चन, आंसर है इसका ऑल थ्री। ओके। रैंडम बहुत क्वेश्चन आप लोग गलत कर सकते हो। ओके। मैंने चेक किया था, ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन मैंने इस पेपर में गलत किए हैं। स्टिल आई गॉट मोर देन 100, बिकॉज अराउंड 63 क्वेश्चन मेरे सही हैं उसमें। तो अगर 30 गलत हैं, 10 क्वेश्चन जाएंगे, 53 स्टिल यू हैव। तो ये अप्रोच मेरी शुरू से रही है कि मैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज एक्यूरेसी अप डाउन मेरी होती रहती है। डन। ये क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर। हमें रीजन देखने हैं और कंट्री देखनी है। हाउ मेनी ऑफ द अबव रो इज द गिवन इंफॉर्मेशन करेक्टली मैच। अब अ, ये काइंड ऑफ क्वेश्चन स्टिल वही है कि आप चांस लेंगे या चांस नहीं लेंगे। स्टिल एग्जाम हॉल में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, आपको चांस तो लेना ही पड़ेगा। अगर आप 80 से कम क्वेश्चन कर रहे हैं तो इट मींस कुछ गड़बड़ चल रही है एग्जाम। सो इन टाइप ऑफ क्वेश्चन को अगर आपको देखना है, करना है या नहीं करना। स्टिल तो थोड़े, ये मेरे को पता था कि नॉर्मंडी स्पेन में है, सॉरी फ्रांस में है, इस पे मैं श्योर था, क्योंकि कुछ गेम था और कुछ नॉर्मंडी की फाइट्स भी शायद वर्ल्ड वॉर सेकंड सेकंड में देखी थी। सार्डेनिया बिल्कुल सुना था, क्योंकि जब हम यूनिफिकेशन ऑफ इटली पढ़ते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में, तो सार्डिनिया का जिक्र आता है, इसका जिक्र आता है। अब इस कंट्री के बारे में, मलोरका, इस रीजन के बारे में मेरे को पता नहीं था। ओके। स्टिल कुछ गेम हुआ, कुछ गलत हुआ, ओनली वन पे पता नहीं कैसे गया, बट इसका आंसर है नन। अब ये उस टाइप के क्वेश्चन है कि अगर आपको सारा ही आता है तो आप कर पा रहे हो, अगर नहीं आता तो नहीं कर पा रहे। मैक्सिमम चांसेस है इन टाइप ऑफ क्वेश्चन में, आपके चांसेस है गलत होने के। ठीक है। सो मेलोर्का स्पेन से रिलेटेड है, रीजन स्पेन में है, नॉर्मंडी फ्रांस में है, और सार्डिनिया इटली में है। ठीक है। ऑप्शन यही यूज करेगा एग्जामिनर, हर क्वेश्चन में करता ही है, इससे बाहर के ऑप्शन बहुत रेयर होते हैं एग्जामिनर यूज करे। ठीक है। और आजकल यूपीएससी में वो टाइप ऑफ क्वेश्चन बन रहे हैं कि सारे के सारे स्टेटमेंट ही गलत बना रहा है एग्जामिनर, जानबूझे कि एग्जैक्ट इस रीजन की नॉलेज है, इसकी नॉलेज है, तो वहां उस टाइप ऑफ क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं। स्टिल डोंट वरी, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके जोन में आएंगे। ओके। सो नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन। सपोज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज 80,000 crore and revenue receipts is 60,000 crore. The government budget also show borrowing of 10,000 crore and interest payment 6,000 crore. Which of the following statement are correct? Revenue deficit this one to 20,000, fiscal deficit 10,000, primary deficit 4,000। भाई ये नए टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो 2025 में फर्स्ट टाइम आए हैं, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 26 में ऐसे अप्लाइड क्वेश्चन बहुत सारे भर भर के आएंगे, क्योंकि 2022 में ओनली वन ओनली टू के अराउंड 7 से 8 क्वेश्चन थे। 2023 में भर के क्वेश्चन आए, ओनली वन ओनली टू ओनली थ्री वाले, और वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम यूपीएससी ने कंडक्ट किया था 2023 में।
स्टिल नया पैटर्न अगले साल बढ़ के ही आएगा, तो अप्लाइड क्वेश्चन डेफिनेटली ही आएंगे। तो मस्ट मस्ट है कि अप्लाइड पोर्शन पे अपना वर्क करना शुरू कर दो। आई थिंक 2 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन आए थे अप्लाइड, और मेरे तीनों ही गलत है, और मुझे इस चीज को छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि सबने पहली बार ये क्वेश्चन देखे हैं, अप्लाइड किसी ने करके देखा नहीं होगा। मैक्सिमम बच्चों के सही आएंगे अगर जिनकी इकोनॉमी में कंसेप्ट पे जिनकी पकड़ है। सो चलो करने की कोशिश करते हैं। So suppose the revenue expenditure is 80,000 crore, and revenue receipts government 60,000 crore. The government budget show borrowing of 10,000 crore, interest payment 600. Revenue deficit. What is revenue deficit? Revenue deficit का simple formula है revenue expenditure minus revenue receipts. So revenue expenditure कितना हुआ 80,000 minus revenue receipts 60K. So आ गया 20K crore. Okay, this statement is right. सेकंड है फिजिकल डेफिसिट। सो फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है? फिजिकल डेफिसिट बराबर टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। सो कैसे आएगा ये? टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ 80 माइनस रेवेन्यू रिसीट्स 60 प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग 10, रेस्ट कितना बचा 10K। सो फिजिकल डेफिसिट वाली स्टेटमेंट भी इनकी सही थी। और प्राइमरी डेफिसिट कितना है? फिजिकल डेफिसिट कहां से आएगा? प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? प्राइमरी डेफिसिट बराबर फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फिजिकल डेफिसिट कितना आया था 10,000 करोड़। 10,000 करोड़ में से अगर 10K में से 6K हम माइनस कर दें, 4K आ गया, 4K आ गया। सो दिस इज ऑल्सो राइट स्टेटमेंट। सो आंसर हेयर इज 1 2 एंड 3। ओके, थोड़ा फैक्चुअल है, अगर आप फॉर्मूले अप्लाई करो, फॉर्मूले एज इट इज लगा दो। सिंपल इक्वेशन है, सिंपल सिंपल वैल्यू है, उसको पुट करके आंसर पे आ जाओ क्विकली। ओके, India is one of the founding member of the International North-South Transport Corridor (INSTC), a multi-modal transportation corridor which will connect. So ये ऑलमोस्ट हम पढ़ते हैं कि कैसे इंडिया ईरान के थ्रू रशिया के साथ कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, हमने चाहबार पोर्ट से हमारी कनेक्टिविटी है, तो वहां पर कुछ रोड्स बन रही है। ठीक है, जैसे जरंज एंड दिलाराम रोड्स बन रही हैं। हम पहले ईरान से सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करेंगे, फिर वहां से यूरोप को कनेक्ट करेंगे। सो दिस इज हेयर द राइट आंसर, क्योंकि बहुत ही मेजर प्रोजेक्ट है और ये न्यूज में रहता भी है और ऑलमोस्ट सब पढ़ के जाते हैं। ठीक है, इंडिया टू सेंट्रल एशिया एंड यूरोप वाया ईरान। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो इस क्वेश्चन पे ध्यान देना। Of the two major ethanol producer in the world, one is Brazil and the United States of America. Okay, and the former produce more ethanol than the latter. कि दो एथेनॉल प्रोड्यूसर है, ब्राजील और अमेरिका। ब्राजील ज्यादा एथेनॉल बना रहा है कंपेयर टू अमेरिका। ओके भाई, स्टेटमेंट ऐसी है कि इनको इजीली ट्विक किया जा सकता है। हो सकता है अमेरिका ज्यादा बनाता हो, नहीं पता तो नहीं पता। ब्राजील ज्यादा बनाता हो, नहीं पता तो नहीं पता। बट ये उस टाइप की स्टेटमेंट है जिसको इजीली ट्विक किया जा सकता है। Unlike the United States of America, where corn is the principal feedstock for the ethanol production, sugarcane is the principal feedstock in the ethanol production in the Brazil. Yes, this is the statement which I relied on my knowledge. मुझे पता है इंडिया का और ब्राजील का शुगर केन पे WTO में डिस्प्यूट रहता ही रहता है। बिल्कुल ठीक है, अगर ब्राजील में शुगर केन से एथेनॉल बनती होगी और अमेरिका वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉर्न प्रोड्यूसिंग कंट्री है, तो डेफिनेटली उसके वेस्ट से या कौन से वो एथेनॉल प्रोड्यूस कर रहे होंगे। इस स्टेटमेंट में तो वहां मेरे को कोई डाउट नहीं था। बट ये वो स्टेटमेंट है, अगर अमेरिका इतना बड़ा कॉन्टिनेंट, ब्राजील है, अगर ये कौन सबसे ज्यादा एथेनॉल प्रोड्यूस कर रहा होगा, तो डेफिनेटली मेरा आंसर होगा अमेरिका कर रहा होगा।
क्योंकि गैस के फील्ड में अमेरिका बहुत एडवांस जा चुका है। सो इवन एक्चुअल फिगर, अब आंसर्स के बाद में देखें तो which one of the following statement is correct with respect to the statement? Both statement correct है. Right answer is one statement is wrong and next statement is statement 2 is right. So this statement is even America double produce कर रहा है ब्राजील से ethanol gas. Okay? So यहाँ पे मैंने यही देखा कि who is more capable. I thought उस टाइम डिसीजन लेना था एग्जाम हॉल में एग्जैक्ट। अब डेटा वगैरह तो हमें नहीं पता, ब्राजील और यूएसए का डेटा थोड़ी ना पढ़ के जाएंगे। तो मैंने ये सोचा कि कौन ज्यादा कैपेबल है, यूएसए ज्यादा कैपेबल है, और मैं उसको स्टेटमेंट को कट किया। मुझे लगा कि इजीली ट्वीक की जा सकती है, एग्जामिनर कर अगर की जा सकती है तो एग्जामिनर करेगा भी। और ये स्टेटमेंट मैंने फैक्ट के बेस पे लाइक किया। थोड़ा सा नेगेटिव टोन में स्टेटमेंट बनाया जाता है, आजकल ये चीजें हो रही हैं यूपीएससी में, जबरदस्ती की जा रही है। Okay, World Bank warned that India could become one of the first place where wet bulb temperature routinely exceeds 35 degrees centigrade. Which one of the following statement best reflect the implication of the said report? कि वर्ल्ड बैंक ने वार्न किया है इंडिया को, क्योंकि यहाँ पे जो वेट बल्ब टेम्परेचर है रूटीनली 35 डिग्री से भी एक्सीड कर जाता है, और उसके इम्प्लीकेशंस बताने हैं। तो पेनिसुलर इंडिया विल मोस्ट लाइकली सफर फ्रॉम फ्लडिंग, ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड ड्रॉट। अगर ये चीज होगी, पता नहीं उस टाइम कैसे मेरा माइंड काम कर रहा था, क्योंकि डिसीजन पे डिसीजन लिए जा रहे हैं। अगर शांत मन से मैंने अगर इस स्टेटमेंट को करना होता, इस स्टेटमेंट को मैं सही मानता कि अगर टेम्परेचर 35 डिग्री से ऊपर जा रहा है तो ऑफ कोर्स पेनिसुलर इंडिया मोस्ट लाइकली सफर फ्रॉम फ्लडिंग, ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड ड्रॉट, ये सब चीजें होंगी। ओके। सेकंड इज द सर्वाइवल ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन will be affected as shedding of their body heat through perspiration become difficult. Perspiration normally means कि स्वेटिंग के थ्रू टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा रहा है। ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज राइट, दिस इज ऑल्सो राइट। द आंसर विल बी both 1 and 2. My answer is wrong there. I just choose statement second. I don't know why I removed the statement number 1 or cut it. बस मेरे माइंड में मैंने लिखा कि वाई पेनिसुलर इंडिया को ही क्यों इंडिकेट किया जा रहा है, नॉर्दर्न इंडिया दूसरी जगह पे भी इम्पैक्ट होगा। तो ऑल्दो मेरी ये जो मैं वहां एग्जाम हॉल में सोच रहा हूँ गलत सोच रहा हूँ, और ये सब चीजें थ्रू आउट प्रैक्टिस हम करेंगे तो इस चीजों को रिमूव करेंगे। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है। कंट्रीज फिस्कल डेफिसिट स्टैंड 50,000 करोड़ and it receiving 10,000 crore through non-debt creating capital receipts. The country interest liability are 50,000 crore. What is the primary deficit? सिंपल, ऊपर भी हमने प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला देखा जिसमें फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट की बात होती है। जस्ट ये वाली स्टेटमेंट घुमाने के लिए दी है कि इसका करेंगे क्या, सिंपल 50 माइनस 50 के माइनस 50 100 करना था। सो दिस इज द आंसर। ओके। एग्जाम हॉल में अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो इजीली इन क्वेश्चन को कर लेंगे। अप्लाइड क्वेश्चन है डेफिनेटली, मुझे लगता है कि इस बार 2025 में अप्लाइड क्वेश्चन तो आएंगे 2026 में, तो बी रेडी फॉर दोज क्वेश्चंस। ओके। Which of the following statement with regard to the recommendation of the 15th Finance Commission of India are correct? It has recommended grant of 48,000 crore from the year 2023 2022 to 2023 to the year 2025-2026 for the incentivizing state to enhance the educational outcome. कि अगर स्टेट एजुकेशनल आउटकम पे काम करेंगे तो 48,000 करोड़ की ग्रांट दी जाएगी, उन्होंने 15th फाइनेंस कमीशन ने रेकमेंड किया। अच्छा, ये वो स्टेटमेंट है जो एग्जाम हॉल में मैंने इवन देखते ही मानी कि यार ये सही हो सकती है। क्यों? एक तो डेटा को, अगर तो डेटा इस टाइप का हो 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 1,000 करोड़, एक्सैक्ट जीरो फिगर में डेटा, तो मान लेना कि यार डेटा को ट्विक किया गया। ठीक है। स्टिल अगर नहीं श्योर हो पाए, एक बार होल्ड करो, आगे बढ़ो। 45% ऑफ द नेट प्रोसीड ऑफ द यूनियन टैक्स आर शेयर्ड विद द स्टेट। भाई ये तो सबने पढ़ा है कि 41% का क्राइटेरिया है। अर्लियर
14th फाइनेंस कमीशन ने इसको 42% रखा था, बट जब जे एंड के और लद्दाख को यूटी डिक्लेयर किया गया तो 1% शेयर घटा दिया गया और वो 1% उन दोनों यूटीज में इन्वेस्ट किया जाता है। तो अब ये शेयर 41% है। इस फैक्ट पे तो मैं डैम श्योर था, और ये देखो 45%। एक्चुअल डेटा गवर्नमेंट का 42, 41 ऐसे चल रहा है। इसने एग्जैक्ट दिया है 45, 50। इट मींस ये डेटा के साथ खेला गया। ठीक है, इसको काटो। वैसे ही दो 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 अगर हटाएंगे तो वी विल रीच इन द आंसर। सिर्फ बची हुई स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। द 45,000 crore आर केप्ट एज परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव फॉर ऑल स्टेट टू कैरिंग आउट एग्रीकल्चर रिफॉर्म। अगर तुम एग्रीकल्चर रिफॉर्म करेंगे तो तुम्हें 45,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। इट री इंट्रोड्यूस टैक्स एफर्ट क्राइटेरिया टू रिवॉर्ड फिजिकल परफॉर्मेंस। ओके, इंट्रोड्यूस, री इंट्रोड्यूस, सर्टेन काइंड ऑफ स्टेटमेंट सही होंगे। वैसे भी अगर 45 क्वेश्चन पे अगर आपको पता है तो आप इजीली इस पे आंसर पे आ जाओगे। डन। और हाँ, एक चीज अभी के लिए देख लेना कि क्या वो क्राइटेरिया है जिसके बेस पे फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स वगैरह एलोकेट करता है। पॉपुलेशन, टैक्स, वो कुछ है, एनवायरनमेंट, वो सब चीजें देखनी है हमें। ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। आ गया जी, वर्ल्ड बैंक की बात कर रहा है। आईबीआरडी, इट प्रोवाइड लोन एंड गारंटी टू द मिडिल इनकम कंट्रीज। ओके, इट वर्क सिंगल हैंडेडली टू हेल्प डेवलपिंग कंट्री टू रिड्यूस पॉवर्टी। अब ये थोड़ी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, पढ़ के ही पता लगे कि सिर्फ आईबीआरडी सिंगल हैंडेडली और कोई नहीं पॉवर्टी में काम कर रहा है, रिड्यूसिंग करने डेवलपिंग कंट्री में। क्यों भाई? बहुत सारे पब्लिक इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे काम कर रहे होंगे। आईबीआरडी भी उनमें से एक होगा। भाई ये तो एक्सट्रीम है, देखते ही काट दिया वहां पे। और जब तुम दो काट पाओगे तो तुम आंसर पे इजीली आ जाओगे। यही करना है पेपर में। और बिल्कुल सही बात है, ये प्रोवाइड करता है लोन एंड गारंटी भी देता है टू मिडिल इनकम कंट्रीज। इट वाज एस्टैब्लिश टू हेल्प यूरोप टू रीबिल्ड करो आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद। डन, यही करना है। सो नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आरटीजीएस एंड नेफ्ट। अब ये बैंकिंग टर्म्स है, हम लोग यूज करते हैं आरटीजीएस और नेफ्ट को। आरटीजीएस मतलब तो शायद रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट है, नेफ्ट का आप लोग देख लेना। ओके, आरटीजीएस, द सेटलमेंट टाइम इज instantaneous, while in case of NEFT it takes some time to settle the payment। बिल्कुल सही बात है भाई, आरटीजीएस में तो इंस्टेंट पेमेंट होती है, और नेफ्ट में बैचेस बनेंगे, वो बैचेस जाएंगे, तो समटाइम्स जब हम बैंक टू बैंक नेफ्ट करते हैं तो थोड़ा टाइम लग जाता है उन बैचेस में। 2 घंटे का, ऑलमोस्ट 2 घंटे का टाइम आई थिंक वो शो करते हैं। सो ये स्टेटमेंट तो भाई सही है। आरटीजीएस रियल टाइम। आरटीजीएस, द कस्टमर इज चार्ज्ड for inward transaction while that is not in case of नेफ्ट। कि आरटीजीएस में कस्टमर पे चार्ज लगेगा अगर तुम इनवर्ड ट्रांजैक्शन कर रहे हो। ओके, वर्ड के साथ खेला जाएगा, इनवर्ड होगा तो शायद कुछ आउटवर्ड भी होगा। नहीं पता तो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे मूव करो। ऑपरेटिंग आवर ऑफ आरटीजीएस आर रिस्ट्रिक्टेड ऑन सर्टेन डे व्हाइल दिस इज नॉट ट्रू फॉर नेफ्ट। अब ये वो स्टेटमेंट थी, बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि यार कुछ किया जा रहा है, स्टेटमेंट के साथ खेला जा रहा है। तो आरटीजीएस तो भाई 24/7 चलती है। हो सकता है बैंक बैंक टू बैंक है, इसमें कुछ चेंज हो, इसको थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड किया जाता हो, अगर नहीं पता तो उस बेस पे स्टेटमेंट को तभी की तभी गलत किया। और यार डिजिटल पेमेंट का जमाना है, अगर हम लोग आरटीजीएस जैसी टेक्निक का यूज कर रहे हैं, इसकी फैसिलिटीज का यूज कर रहे हैं, अगर तुम चार्ज करोगे तो फिर कंज्यूमर कैसे इंसेंटिवाइज होंगे इन चीजों को करने के लिए? तो ये चीज एट द सेंस मुझे लगे कि यह कुछ ना कुछ गड़बड़ किया गया। इसको भी गलत माना, इसको भी गलत माना, आंसर ओनली वन पे आ गया और ओनली वन ही इसका आंसर था। बिल्कुल, अभी अभी के लिए मैंने अभी देखा था कि अगर आप 2.5 से 5 लाख तक की पेमेंट करते हैं आउटवर्ड, तो इस पे ₹25 का चार्जेस लगेंगे। अगर आप 5 लाख से ऊपर की पेमेंट कर रहे हैं तो ₹50 के चार्जेस लगेंगे।
आउटवर्ड के लिए, बट इनवर्ड के लिए ये चीज बिल्कुल फ्री है। ओके जी, चलिए नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, ये 5 कंट्रीज दी है, यूएई, फ्रांस, जर्मनी, सिंगापुर एंड बांग्लादेश। हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज अमंग्स द अबव आर देयर अदर देन इंडिया वेयर इंटरनेशनल मर्चेंट पेमेंट आर एक्सेप्टेड अंडर द यूपीआई? भाई सिंपल बात कर रहा है, यूपीआई का एक्सपेंशन कहाँ कहाँ हो गया है। अब ये तो हम बहुत पढ़ते हैं न्यूज में कि भाई यूपीआई इस कंट्री ने ले लिया, इस कंट्री ने यूपीआई ले लिया इंडिया। सो 5 था। एक सिंपल बात बताऊं, अगर ये चीजें आए ओनली टू ओनली फोर, तो मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी ये होती है कि या तो आंसर ओनली टू में होगा या आंसर ओनली थ्री में होगा। बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है। सो इसके बारे में मेरे को पता था, यूएई में चल रहा है, सिंगापुर के बारे में मैं श्योर था, बट अब 3 स्टेटमेंट बची हैं, तो ओनली टू पे जाना मुझे थोड़ा रिस्की लगा। अब मुझे लगा कि यार इन तीनों में से कहीं ना कहीं एक कंट्री तो ऐसी और होगी, बहुत चांस है तीन में से एक ऐसी कंट्री हो जहां इंडिया का यूपीआई चलता हो। और वो बात सही भी थी, ओनली थ्री पे आया आंसर, ओनली थ्री सही था। भाई फ्रांस में भी यूपीआई चल रहा है, ठीक है। एक बार के लिए कंट्रीज रिमाइंड करवाऊं कहां कहां पे यूपीआई इंडिया का चल रहा है। भाई नेपाल लो, भूटान लो, श्रीलंका लो, यूएई, सिंगापुर, मॉरिशस एंड फ्रांस। अगर अब इससे बाहर कुछ कंट्री हो, अभी एक्सपैंड हो गया हो, क्योंकि यूपीआई एनपीसीआई ने बनाया और वो एक्सपैंड कर रहा है वर्ल्ड वाइड। डन। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसकी बात करेंगे। इट टारगेट इंस्टॉलेशन ऑफ 1 करोड़ सोलर रूफटॉप पैनल इन द रेजिडेंशियल सेक्टर। भाई 1 करोड़। The Ministry of New and Renewable Energy aim to impart training on the installation, operation, maintenance and repair of solar rooftop system at the grassroots level। भाई इस टाइप ऑफ स्टेटमेंट तो मुझे कभी डाउट नहीं हुआ कि यार ये गलत भी होगी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट बनती है ऐसी स्टेटमेंट। हाँ, मिनिस्ट्री हो सकता है ऊपर नीचे की जा सकती है, बट यहाँ पे नहीं किया जा सकता, क्योंकि सूर्य घर की तुम बात कर रहे हो, सोलर पैनल लगाओगे तो भाई मिनिस्ट्री तो यही आएगी, दूसरी मिनिस्ट्री तो कुछ नहीं लगने वाली है। It aimed to create more than 3 lakh skilled manpower through fresh skilling and upskilling under the scheme component of capacity building। भाई अब ये मेरे को वहां पता नहीं था और बिल्कुल गलती भी है। तो अगर इस टाइप ऑफ डेटा दिया हो, रेंज ऑफ डाटा, भाई मोर देन है, 3 लाख का, 3 लाख से ज्यादा भी हो सकता है। भाई ऊपर तो तुम बात कर रहे हो भाई 1 करोड़ हम सोलर रूफटॉप पैनल बना देंगे, क्या उसके साथ साथ हम 3 लाख की, 3 लाख या उससे ज्यादा की स्किलिंग वगैरह नहीं करा सकते, अब स्किलिंग वगैरह नहीं करवा सकते? भाई इस चीज को भी सही मानना था। सो मैं तो थोड़ा मेरी थोड़ी टेंडेंसी रहती है कि यार एक्सट्रीम में जाके उससे एक्सट्रीम से एक कम, बट हेयर आंसर इज 1 2 3। देन ये रेंज ऑफ डाटा है, इस चीज को गलत नहीं करना था, और ये 1 करोड़ था। आई इसको मेरी नॉलेज में था, ये चीज मैंने पढ़ी हुई थी। तो इस स्टेटमेंट पे मैं कभी डाउट करता नहीं, इस टाइप ऑफ स्टेटमेंट पे। ये मैं वहां पे हल्का सा ब्लंडर कर गया, अगर मैं इसको सही मानता तो ये क्वेश्चन भी सही जोन में आता। डन, यही है 1 करोड़ उन्होंने रेजिडेंशियल सेक्टर में रूफटॉप पैनल लगाने हैं सोलर। भाई मिनिस्ट्री ने काम करना है, ट्रेनिंग देनी है, इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस और रिपेयर की ट्रेनिंग देनी है। और इसका एम है कि 3 लाख से ज्यादा को हम स्किल करेंगे, मैन पावर को फ्रेश स्किलिंग करेंगे, अप स्किलिंग कराएंगे अंडर द स्कीम कंपोनेंट ऑफ द कैपेसिटी बिल्डिंग। के वो लोग क्या है, कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं। भाई ये चीजें अवेयरनेस जनरेट करती है कि गवर्नमेंट सोलर के फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रही है। ओके ब्रदर्स, सो ओके नेक्स्ट, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 41 नंबर क्वेश्चन आ गई जी। इंडियन पॉलिटी आ चुकी है। विद रेफरेंस टू द इंडियन पॉलिटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एन ऑर्डिनेंस कैन अमेंड एनी सेंट्रल लॉ। भाई सही बात है, ऑर्डिनेंस कैन अब्रिज ए फंडामेंटल राइट। ओके, एन ऑर्डिनेंस कैन बिकम इनटू इफेक्ट फ्रॉम बैकडेट। वी हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, मैंने क्या किया, आंसर है इसका 1 एंड 3।
अगर इस टाइप को इन्हीं लीनियंट स्टेटमेंट्स आ जाएं कि यार ऑर्डिनेंस कैन अमेंड, ये कर सकती है, ऑर्डिनेंस कैन अब्रिज फंडामेंटल राइट, ये कर सकती है, ऑर्डिनेंस कैन ये कर सकती है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये चीज मानी जाती है कि यार वो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसलिए इस क्वेश्चन में मैं मैक्सिमम पे आया, अनटिल और अनलेस अगर आपको एग्जैक्ट पता है कि यार ये तो नहीं होता और मैं इस पे 100% श्योर हूं, देन खुद को रिस्ट्रिक्ट करना है, अदरवाइज गो फॉर द मैक्सिमम। ओके, ऑर्डिनेंस का सिंपल काम है, अगर कुछ कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिट्स में हो रहा है प्लस उसकी लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस में हो रहा है, कि अगर उस लेजिस्लेटिव की पावर में है और कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिट में है, तो ऑर्डिनेंस की वो थिंग्स है अप्लाई होंगी। और ऑर्डिनेंस की पावर किस में है? आर्टिकल 123। ठीक है, बट हेयर आंसर, ये दोनों स्टेटमेंट तो सही हुए, ऑर्डिनेंस के थ्रू आप सेंट्रल एक्ट को अमेंड कर सकते हो, ऑर्डिनेंस के थ्रू तुम कोई भी बैक डेट में, ऑर्डिनेंस कैन कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द बैक डेट। ओके, रेट्रोस्पेक्टिवली तुम चीजों को चला सकते हो। इसमें क्या होता है, एक तो तुम क्रिमिनल केसेस में आपको एक्सप्लिसिट एग्जम्प्ट किया जाता है, क्रिमिनल केसेस को आप रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं यूज कर सकते, सिविल केसेस को आप यूज कर सकते हैं। बट यहां एक थोड़ा सा कैच था कि फंडामेंटल राइट की जो आर्टिकल 13 की लॉ की डेफिनेशंस में आती है, वही ऑर्डिनेंस की भी जुरिडिक्शन है। सो जो आर्टिकल 13 का सब क्लोज 2 प्रोहिबिट करता है स्टेट को कि भाई आप ऐसा कोई भी लॉ नहीं बनाएंगे जो कि फंडामेंटल राइट को अब्रिज करे। डन। सो स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है वहां पे, और 1 एंड 3 राइट। सो आंसर हियर इज सी। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, फिर वी हैव टू आइडेंटिफाई करेक्टली हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर आर करेक्टली मैच। सो अरुणाचल प्रदेश, द कैपिटल इज नेम्ड आफ्टर ए फोर्ट एंड ए स्टेट हैज 2 नेशनल पार्क। मैंने क्यों काटा, मेरे को लगा यार अरुणाचल प्रदेश में दो ही नहीं, दो से ज्यादा नेशनल पार्क भी हो सकते हैं, अब याद आ नहीं रहे एग्जाम में कौन कौन सी है दोनों। देन फिर मैंने नागालैंड को चुना। द नागालैंड, द स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ओके, एक स्टेट बना वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से बना है। थर्ड है त्रिपुरा, इनिशियली पार्ट सी स्टेट था, इट बिकम ए सेंट्रली administrative territory बना with recognition of the state in 1956 and later attained the status of full-fledged state. Okay. अब ये चीज उसने बड़ा डिस्क्रिप्टिवली चीज दी कि भाई पहले पार्ट सी में आया, फिर सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी विद द रिकॉग्निशन, जब एसआरए आया 1956 में, लेटर इसको फुल स्टेटहुड का स्टेटस दे दिया गया। और बिल्कुल ये बात सही भी थी, जब नॉर्थ ईस्ट एरिया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 1972 में, त्रिपुरा को स्टेटहुड दी गई। नागालैंड किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए नहीं आया था। डन, नागालैंड के लिए स्पेशल स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था नागालैंड के लिए 1962 में, और नागालैंड स्टेट की क्रिएशन की गई। उसके साथ साथ एडिशनली 371 ए में इसको स्पेशल स्टेटस दिया गया। बट क्वेश्चन में क्या बात हो रही है, स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, नहीं जी, उसके लिए तो स्टेट ऑफ नागालैंड एक्ट आया था, 1962 का एक्ट था, उसके जरिए इसको स्टेटहुड दी गई थी। लेटर ऑन उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके नागालैंड को स्पेशल स्टेटस दिया गया आर्टिकल 371 ए में। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। भाई स्टेटमेंट 1 गलत थी। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल बिल्कुल एक फोर्ट के नाम पे है, ईटानगर। ईटा मींस इन असमी अरुणाचली लैंग्वेज और असमी लैंग्वेज फोर्ट मेड बाय ब्रिक्स। और बिल्कुल 2 नेशनल पार्क हैं, एक तो है नामदफा, सेकंड है मॉलिंग। ओके जी, ये 2 नेशनल पार्क थे वहां पे, और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही थी। स्टिल मान लो किस्मत काम कर गई,
चीजें साथ दे गई। मैंने भी ओनली टू लगाया था और आंसर भी ओनली टू है। मुझे लगा उस टाइम एक्चुअल अभी एग्जाम हॉल में कि नागालैंड की स्टेटमेंट सही है। अरुणाचल प्रदेश में एक तो फोर्ट है, दूसरा टू नेशनल पार्क ही दिए हैं, हो सकता है थ्री हो, एक हो, चार हो, कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने उसको गलत मान के दो स्टेटमेंट ले ली। तो कुछ चीजें काम कर रही हैं, किस्मत भी अच्छे से काम कर रही है। विद रेफरेंस टू इंडिया, इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 43। इंटर स्टेट काउंसिल, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जोनल काउंसिल, भाई तीन काउंसिल की बात की गई है। हाउ मेनी ऑफ द अबव वर एस्टैब्लिश एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बी केयरफुल ऑन दिस। बताओ जी कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से बने। अब इस टाइप ऑफ क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं पीवाईक्यू में, ठीक है। हमें पता है ये 263 आर्टिकल है, इंटर स्टेट काउंसिल बनती है। अब जो जोनल काउंसिल है ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। ये जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 1956 में, तब जोनल काउंसिल बनी थी। आई थिंक 4 से 5 जोन बने हैं। होम मिनिस्टर इसका चीफ होता है। थर्ड स्टेटमेंट नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, भाई ये काउंसिल का तो नाम ही आप सही सुन रहे हैं। तो बिल्कुल ये काउंसिल एग्जेक्टिव ऑर्डर से आई है, ये एग्जेक्टिव ऑर्डर से आई है, ये स्टैट्यूटरी है, बिकॉज एक एक्ट से आई है। भाई ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये तो आप बहुत बार बीवाईक्यू में भी पूछ चुके हो। सो पॉलिटी का आंसर है एज इट इज आंसर, कंसेप्ट चेक किए जाएंगे, ओनली वन इसका आंसर था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया explicitly mention that certain sphere of governor of a state act in his or her own discretion। भाई कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सप्लिसिटली बोल रहा है कि मेंशन किया गया है कि सर्टेन स्फेयर, वो नहीं बताया कि कहां, बट सर्टेन स्फेयर में गवर्नर ऑफ स्टेट एक्ट इन हिज और हर ओन डिस्क्रिप्शन। भाई बिल्कुल करता है। जब आपके पास सीएम नहीं है, गवर्नमेंट गिर चुकी है, गवर्नर डिसाइड करेगा कि कौन हु विल बी द नेक्स्ट सीएम। बड़ी ब्रॉड स्टेटमेंट बनाई है उसने, ये नहीं पूछा क्या सर्टेन स्फेयर में बात की है, और बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन his or her own reserve a bill passed by the state legislature for his or her consideration without it being forwarded by the governor of the state concerned। कि जो प्रेसिडेंट है of his or her own reserve a bill passed by the state legislature for consideration without it being forwarded by the governor of being the state concerned। भाई अगर गवर्नर उसको फॉरवर्ड नहीं कर रहा, स्टिल प्रेसिडेंट के पास पावर है कि उस बिल को रिजर्व किया जा सकता है अगर वो स्टेट लेजिस्लेचर का है। प्रेसिडेंट कैन डू एनीथिंग। क्या ये चीज हो सकती है? एग्जाम हॉल में हम स्मार्ट बने और हमने इस स्टेटमेंट को भी सही माना, बट इसका आंसर है ओनली वन। सेकंड स्टेटमेंट में कुछ गेम खेला गया है। यहाँ पे को वो इस चीज की बात कर रहा है कि हमने ये प्रोविजन डेफिनेटली आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आर्टिकल 200 बोलता है कि गवर्नर रिजर्व करके देगा बिल को, ठीक है। गवर्नर की पावर है, गवर्नर बिल भेजेगा प्रेसिडेंट को, आर्टिकल 200 में। क्या प्रेसिडेंट खुद से सुओ मोटो किसी केस को अपने पास ले सकता है कि बताओ भाई स्टेट गवर्नमेंट का कुछ बिल था, प्रेसिडेंट ने गवर्नर से भी नहीं पूछा कि वो बिल मेरे को भेजो और मैं उसको रिजर्व करके रखूंगा। भाई ये तो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये तो आप ब्रीच कर रहे हो सेपरेशन ऑफ पावर को, ये तो आप मोर सेंट्रलाइज कर रहे हो चीजों को। सो ये नहीं होगा। कोई भी सुओ मोटो पावर नहीं है प्रेसिडेंट के पास। बिल्कुल अगर गवर्नर भेजेगा बिल तो प्रेसिडेंट के पास पावर है उसका रिजर्व करने की। डन। सो बी केयरफुल, इस काइंड ऑफ के ट्रैप बनते हैं, एग्जामिनर बनाएगा, बार बार बनाएगा, बी अवेयर ऑफ दैट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड स्टेटेड अंडर वन थिंग। भाई क्लियर हो जाओ, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। मेरे को आपसे ये उम्मीद है कि एक एक प्रोविजन विद आर्टिकल अंदर क्या लिखा है भाई रट लो, बहुत काम आएगा। एज इट इज रट लो।
और इसमें कोई छूट नहीं है किसी के लिए भी। हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर आर करेक्टली मैच? सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जेक्टिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट। भाई एग्जेक्टिव को सेपरेशन ऑफ जुडिशरी करो फ्रॉम एग्जेक्टिव से इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट। भाई ये क्या है? भाई ये डीपीएसपी है, आर्टिकल 50 है। ओके जी, सही बात है। वैल्यूइंग एंड प्रिजर्विंग द रिच हेरिटेज ऑफ द कंपोजिट कल्चर। बिल्कुल भाई, ये तो फंडामेंटल ड्यूटी है, 51 ए के सब क्लोज एफ में है। ये भी सही बात है। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर इन द फैक्ट्री। बिल्कुल, ये तो आर्टिकल 24 है कि आपको बच्चों को फैक्ट्री में, माइन में या अदर हैजार्डस एक्टिविटी पार्टिसिपेट नहीं करने देना। डन, ये तो फंडामेंटल राइट है। ऑल थ्री इज द राइट आंसर। इस टाइप ऑफ क्वेश्चन भाई कभी गलत करके बताना। बी क्लियर, इन 3 चैप्टर्स को भाई अच्छे से करो। गवर्नर हुआ, प्रेसिडेंट हुआ, स्पीकर हुआ, डिप्टी स्पीकर हुआ, पार्लियामेंट्स की पावर हुई, लोकसभा की, राज्यसभा की, कुछ कुछ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की। भाई यही तो है पॉलिटी, और इसमें पॉलिटी में बहुत ज्यादा जाने वाला नहीं है कुछ। अगर ये सब की आपकी कमांड है तो भाई अच्छे से मलाई से पेपर जाएगा। मजे मजे में हम लोग पेपर करके आएंगे, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बी केयरफुल विद दिस वर्डिंग। इट मींस अब एग्जामिनर चेक करना चाह रहा है कि भाई आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज चेक करते हैं, भाई पता है पॉलिटी के बारे में। विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इफ एन एरिया इन ए स्टेट इज डिक्लेयर्ड एज शेड्यूल एरिया अंडर द 5th शेड्यूल। भाई कोई एरिया है स्टेट का, डिक्लेयर किया गया है शेड्यूल एरिया को 5th शेड्यूल के अंदर। The state government loses its executive power in such area and a local body assume total administration। भाई ठीक है, अगर तुमने कुछ शेड्यूल एरिया बना दिया तो क्या स्टेट गवर्नमेंट कहाँ जाए अब? अब तो एक्सट्रीम बातें कर रहे हो, है ना। जब गवर्नर लॉ को मॉडिफाई कर सकता है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बना सकता है, पेसा के अंदर भी जब पेसा एक्ट लगता है शेड्यूल एरिया में, पंचायत एक्सटेंशन एक्ट है, तब भी स्टेट के पास थोड़ी तो अथॉरिटी रहती है, भले ही लिमिटेड हो। भाई लोकल गवर्नमेंट ही पावर कर रही है, सब कुछ चल रहा है, स्टेट के पास तो कुछ भी नहीं है। भाई अनार्की आ जाएगी देश में, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज एक्सट्रीम एंड रॉन्ग। द यूनियन गवर्नमेंट कैन टेक ओवर द टोटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच एरिया अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर। Okay, union government can take over the total administration of such area under certain circumstances on the recommendation of the governor. So although आंसर की में इसका आंसर ओनली 2 है, एज आई सॉ। तो बिल्कुल यूनियन गवर्नमेंट ये चीज कर सकती है, यूनियन गवर्नमेंट कैन डू एनीथिंग। Union government can take over the total administration of such area under the certain circumstances on the recommendation of the governor। भाई हाँ, गवर्नर बोल दे कि भाई आर्टिकल तुम 356 लगा दो, तो यूनियन गवर्नमेंट तो टोटल एडमिनिस्ट्रेशन को टेक ओवर कर सकती है प्रेसिडेंट रूल में, बट वो एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है। बट इसमें क्या है, जब तुम 5th शेड्यूल की बात करोगे तो यूनियन गवर्नमेंट यहां डायरेक्शन करेगी स्टेट गवर्नमेंट को। ओके, so this statement is right, statement 1 is बिल्कुल गलत है, स्टेटमेंट 2 राइट है, ओनली 2 इज आंसर। हम लोग वहां उसको गलत करके आए हैं। विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भाई कुछ ऑर्गेनाइजेशन दी गई है, उनके यूनियन मिनिस्टर पूछे हैं, मिनिस्ट्री पूछी है। नेशनल ऑटोमेटिव बोर्ड,
COIR board, National Center of Trade and Information. How many of the above where are correctly match? और ऊपर से ये चीजें आ गई। तो भाई हमारी हिम्मत नहीं हुई इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना, क्योंकि कुछ भी हिंट नहीं आ रहा। नेशनल ऑटोमेटिक बोर्ड के बारे में नहीं सुना, कोर बोर्ड के नेशनल सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन सेंटर नहीं पूछा, उसके सामने मिनिस्ट्रीज लिखी हैं। और एक क्वेश्चन आपने पीछे भी तो देखा था ना, कि अब इनका पूरी कोशिश रहती है कि जैसे तैसे स्टेट क्वेश्चन ही इस टाइप से बनाया जाए कि सारे के सारे आंसर इनको गलत में ही बनाए हम लोग। डन। जैसे वो नॉर्मंडी वाला सार्डिनिया वाला क्वेश्चन था, उसी टाइप का क्वेश्चन ये है। आंसर सामने ही है बट सभी के सभी गलत है, इसका आंसर नन है। ठीक है। सो है क्या? नेशनल ऑटोमेटिक बोर्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री में आता है। सीधे आंसर पे बात करते हैं। कोयर बोर्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंडर आएगा। और जो नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड एंड इंफॉर्मेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। डन, याद रह जाएगा। तो याद कर लेना, आगे से अगर यूपीएससी ऐसा कुछ करेगा तो भाई हम भी प्रिपेयर्ड हैं, क्योंकि बहुत सारी थीम्स पीवाईक्यू ही तो रिपीट होंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सब्जेक्ट की बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लिस्ट वन, यूनियन लिस्ट इन द सेवंथ शेड्यूल, extent of executive power of the state, condition of governor office। क्या है जी क्वेश्चन? For a constitutional amendment with respect to which of the above, ratification of a legislature of not less than half of the state is required before presenting the bill to the president for the assent। ओके, कौन कौन से के लिए हाफ ऑफ द रेटिफिकेशन चाहिए? अगर आप यूनियन लिस्ट में कुछ भी चेंज कर रहे हो तो बिल्कुल भाई स्टेट की रेटिफिकेशन चाहिए, क्योंकि यूनियन लिस्ट में कुछ ऐड होगा तो कहीं ना कहीं से निकलेगा स्टेट लिस्ट से, कंकरेंट लिस्ट से। तो भाई उसके लिए सभी स्टेट की सहमति चाहिए, हाफ ऑफ द स्टेट्स की। तो ये स्टेटमेंट सही है। एक्सटेंड ऑफ एग्जेक्टिव पावर ऑफ द स्टेट, अगर आप अब लोग एग्जेक्टिव पावर से खेल रहे हो तो बिल्कुल भाई इम्पैक्ट करेगा, फेडरल स्ट्रक्चर पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो भाई स्टेट्स की सहमति चाहिए। कंडीशन ऑफ गवर्नर ऑफिस, भाई इस चीज को मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाया उस एग्जाम हॉल की सिचुएशन में। भाई इसके लिए आपको स्पेशल स्टेट से रेटिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट इज एजेंट ऑफ द स्टेट, सेंटर, एजेंट ऑफ सेंटर। ठीक है। इवन इन आर्टिकल 158 एंड सेकंड शेड्यूल में इसकी प्रोविजंस है, और इस चीज को अगर हम स्पेशल मेजोरिटी से चेंज किया जा सकता है, हमें किसी स्पेशली हाफ ऑफ द स्टेट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है अगर गवर्नमेंट की कंडीशंस को, गवर्नर्स ऑफिस की कंडीशंस को चेंज करना, तो यूनियन गवर्नमेंट अपने आप से कर सकती है। सो ओनली वन एंड टू इसका आंसर था, थ्री स्टेटमेंट रॉन्ग थी। सो आंसर इज ए हियर। ओके। विद रेफरेंस टू द इंडियन पॉलिटी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें करेक्टली आइडेंटिफाई करना है। द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ हिज और हर ऑफिस। भाई ये तो बिल्कुल सही बात है ना, गवर्नर है, प्रेसिडेंट है, इनको तो पर्सनल इम्यूनिटी मिली हुई है चीजों की। इवन इनके क्रिमिनल केस हो जाए इन पे तो भी ये लायबल नहीं है उसकी। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड और कंटिन्यूड अगेंस्ट द गवर्नर ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। ये भी बात बिल्कुल सही है। Members of the state legislature are not liable of any proceeding in any court with respect to anything said within the house. So even Article 194 के सब क्लोज 2 में मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर है, उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अगर उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है तभी तो वो ओपनली चीजों के बारे में बात कर पाएंगे। हम अपने लेजिस्लेटर्स को, हमारे रिप्रेजेंटेटिव को तो बिल्कुल नहीं कंट्रोल कर सकते, करना भी नहीं चाहिए, उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच देनी चाहिए ताकि ओपनली जो पब्लिक की वॉइस है वो रेज कर सके पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली में। Then here all three statements are correct.
ओके, गवर्नर गवर्नर के पास पर्सनल इम्यूनिटी भी है, गवर्नर के पास एब्सोल्यूट इम्यूनिटी भी है कि अगर वो क्रिमिनल केस किसी की कत्ल भी कर देगा तो भी गवर्नर अपने टर्म्स ऑफ ऑफिस तक की जेल नहीं जाएगा। ऐसा होता नहीं है, बट स्टिल ये पावर है कॉन्स्टिट्यूशन ने, बिकॉज डिग्निटी एंड अनइंटरप्टेड वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को बनाए रखने के लिए ये सब किया है। ओके, डन। शुड वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन and last of this day? Consider the following activity. How many of the above activity are regulated by Petroleum and Natural Gas Board in our country? बहुत सारे बोर्ड के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कोयर बोर्ड, नेशनल ऑटोमेटिक बोर्ड, अब पीएनजी, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल, refining, storage and distribution, marketing and sale of the production of the natural gas. Done. भाई अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए, इजीली आपको क्या करना है, ऑल फोर पे चले जाना। अनटिल और अनलेस आप डैम श्योर नहीं है कि भाई मैं फैक्ट के साथ इस चीज को बैक कर सकता हूं कि ये चीज करनी है या ये चीज नहीं करनी, ये फैक्ट गलत है या नहीं। अगर नहीं, डाउट में हो, गो फॉर ऑल फोर, और यही मैंने किया है यहाँ पे। Here answer is only two, not all four. Why? Production of crude oil, and production of natural gas. ये दोनों इस पीएनजी बोर्ड का काम नहीं है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का रेगुलेटरी बोर्ड का काम नहीं। इसका काम तो देश में रेगुलेट करना है, रिफाइनिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम, मार्केटिंग एंड सेल ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ये काम करना है कि भाई जो सप्लाई है उसको प्रॉपर रेगुलेट करना है और चीजें टाइम टू टाइम हर जगह पे पहुंचती रहें, चीजें स्मूथ चलती रहें, ये काम है इसका। प्रोडक्शन के रिलेटेड इसका काम नहीं है। ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन था। एग्जामिनर आपके ये सब चीजें पूछना चाह रहा था। पता है तो पता है, अदरवाइज गो फॉर ऑल फोर। ओके, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि पहली बार एज इट इज एग्जाम में जाकर अगर आप उन चीजों को देख रहे हैं, उसके बाद तो आप बहुत कुछ ऐड कर पाओगे इस चीज में। एग्जाम हॉल में जैसे दिमाग चलेगा वो इसी टाइप में चलेगा। ओके जी, थैंक यू जी। 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं और बचे हुए क्वेश्चन को भी हम देख लेंगे और बताना कैसा लगे ये 50 क्वेश्चन। कुछ हेल्प हो रही है एग्जाम हॉल में, हम लोग कैसे सोचते हैं, ये सब चीजें को सोचने में हेल्प कर पा रहे हैं? बिल्कुल, मैं इस चीज पे आपको श्योरिटी दे सकता हूं कि आप 10 पेपर कर लो मेरे साथ, और आप अब जहां हो और आप 10 पेपर करने के बाद कहां होंगे, डेफिनेटली 15 से 20 मार्क्स का गेन होगा। और इवन अगर आप 10 से 15 पेपर हम करेंगे, 2010 तक 15 साल के पेपर करेंगे, अगर वो कर लेंगे जैसे मैं करवा रहा हूं, आप बिल्कुल कट ऑफ पास करेंगे। यही है गेम प्रीलिम निकालने का। बच्चे सिर्फ पीवाईक्यू लगा के जाते हैं, जाके पेपर करके आ जाते हैं। बशर्ते आपका नॉलेज बेस भी अच्छा होना चाहिए, आपकी गेसिंग पावर भी अच्छी होनी चाहिए। अर्लियर ये सब चीजें जो मैं आपको सिखा रहा हूं बहुत रिस्ट्रिक्टेड बच्चों तक ही लिमिटेड थी, बट स्टिल अब इंफॉर्मेशन का जमाना है, तो क्यों सभी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड की जाए, सभी तक ये चीजें पहुंचाई जाएं कि भाई ऐसे पेपर निकलते हैं, ऐसे ही हम लोग भी निकालेंगे। और उसके बाद जब एक लेवल प्लेइंग फील्ड होगा तब हम नॉलेज पे काम करेंगे। ऑल्दो इन क्वेश्चंस के थ्रू ही मैं आपको बहुत कुछ सिखा दूंगा, मल्टीपल टाइम, बार बार इन चीजों को सीखते रहिए। 10 पेपर 15 पेपर करेंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। गजब का कॉन्फिडेंस आ जाएगा 10-15 पेपर करने के बाद। और प्री में अभी टाइम है और हमने बहुत पहले ही ये सब चीजें शुरू कर दी। ओके जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू माय ब्यूरोक्रेट्स, माय फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।